अर्जुन, तुम्हारी पसंद की कॉफी तैयार है। ओह थैंक यू शालिनी, तुम मेरी कितनी केयर करती हो। आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो। 2 दिन पहले जो साड़ी मुझे मॉल में पसंद आई थी वो कितनी कॉस्टली थी, फिर भी आपने बिना सोचे समझे झट से दिलवा दी। मेरे भाई, मेरी शालिनी को कोई चीज पसंद आए और मैं ना लाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, अब बताओ, आज ऑफिस से जल्दी घर आओगे या फिर वही लेट? कोशिश तो करूंगा जल्दी आने की। आज फाइलें बहुत हैं चेक करने के लिए। तुम अपना ध्यान रखना, ज्यादा काम मत करना। अरे अब तो सब आदत हो गई है। ये थी शहर की जिंदगी। वहीं दूसरी तरफ नूरपुर नाम का एक गांव था, जहां निशा सर पर मटका उठाए घाट से पानी लाने जा रही थी। कुछ देर बाद वो घाट पर पहुंची तो वहां मौजूद गांव की औरतें उसे ताने देने लगी। लो आ गई जिसका पति उसे छोड़कर भाग गया है। छोड़कर भाग गया है? हाँ, तो बबलू शहर से आया कुछ दिन की छुट्टी पर। वही बता रहा था कि उसके पति ने शहर में दूसरी औरत के साथ बिना ब्याह रह रहा है। अरे बेचारी। वो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगर तुम सबका हो गया हो तो हटो आगे से, हमको पानी भरने दो। हाँ भर लियो पानी, लेकिन ये तो बता, जब तेरा पति तुझे छोड़ ही गया तो तू ये मंगलसूत्र और सिंदूर काहे लगाती है? हम ये सब शौक के लिए नहीं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए पहनते हैं, फिर वो कहीं भी रहे। अब हटिए आगे से। ऐसा कहकर निशा पानी लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन घर आकर उसकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो अर्जुन की तस्वीर उठाकर उससे कहती है, अब काहे हमरे साथ ऐसा किए जी? हाँ अब सच क्या है ये हमको पता लगाना ही होगा और इसके लिए हमें शहर आना ही होगा। निशा अर्जुन की पत्नी थी, जो नूरपुर गांव में अपनी सास और 5 साल की बेटी के साथ रहती थी। गांव में उनकी ठीक ठाक जमीन थी। गांव में उनका बड़ा सा घर था। वो घर आकर इस बारे में अपनी सास से बात करती है। क्या उस नालायक ने शादी कर ली? नासपिटा कहीं का, तभी इतने समय से गांव नहीं आया और न ही उसका फोन आया। बहू, अब तुझे मुंबई जाना ही होगा। लेकिन माँ जी, मुंबई में वो कहाँ रहते हैं हमें तो ये भी नहीं पता। अब बबलू भैया ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर कुछ देर बाद वो बबलू के घर पहुँचती है। बबलू भैया, हमको भी अपने साथ कर शहर ले चलिए ना। आप तो जानते हैं ना वो शहर में कहाँ रहते हैं। आप हमको उनके घर तक पहुँचा देंगे ना? निशा भाभी, आप और शहर, अच्छा ठीक है, लेकिन अर्जुन भैया से कहना मत कि मैं आपको शहर लेकर आया हूँ। ठीक है। अगले दिन बबलू के साथ मुंबई शहर पहुंच जाती है और बबलू अर्जुन के बड़े से घर के बाहर उसे छोड़ आता है। कुछ देर बाद दरवाजे पर अचानक जोर की दस्तक होती है। ओहो, अब कौन आया होगा सुबह सुबह? ऐसा कहकर शालिनी दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक साधारण कपड़ों में गठरी उठाए एक औरत खड़ी थी। देखो, मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ काम वाली है। जी, वो अर्जुन जी का घर यही है? जी हाँ, लेकिन आप कौन? मैं निशा हूँ, उनकी घर वाली, गाँव से आई हूँ। अंदर से अर्जुन भी बाहर आता है और उसे देखकर सन्न रह जाता है। निशा, तू यहाँ कैसे? तुझे यहाँ का पता किसने दिया? क्यों, अपनी बीवी को पहचान नहीं पाए? कब से तुमसे मिलने का इंतजार कर रही थी, अब और इंतजार नहीं हुआ इसीलिए चली आई। बीवी? ये क्या कह रही है अर्जुन? शालिनी डार्लिंग, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं अभी तुम्हें सब बताता हूँ। और वो तीनों अंदर बैठे हुए थे। निशा से जब मेरी शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 20 साल का था। माँ बाप ने बिना मेरी मर्जी जाने मेरी शादी इससे करवा दी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इससे कभी प्यार हुआ ही नहीं। अच्छा, तो जो हमने 5 साल की बेटी है वो भी घर वालों के प्रेशर के कारण। फिर जब मैं शहर आया, एड एजेंसी में काम करने लगा, तब मॉडलिंग के दौरान मुझे तुम मिली और अब जो हो मेरे लिए तुम ही हो। ये सब कहकर वो चुप हो गया। और मैं, हमारी बच्ची और तुम्हारी माँ, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं जो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे। आपको सुनाई नहीं दिया अर्जुन ने क्या कहा? अब मैं इनकी लाइफ हूँ तो तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो इस शहर को जानती भी नहीं। अर्जुन जी, मैं तो आपके भरोसे आई थी। तो अब जैसे आई थी उसी तरह लौट भी जाओ। चलो अब निकलो मेरे घर से। शालिनी उसे घर से निकाल देती है और अब निशा सड़क पर पटरी किनारे बैठकर खूब रोती है और सारा दिन सड़क किनारे ही काटती है। तभी शाम को उस तरफ से गुजर रहे बबलू की नजर उस पर जाती है। निशा भाभी, आप यहाँ? उन्होंने हमको घर से निकाल दिया बबलू भैया, और कहते हैं वो शालिनी ही उनके लिए सब कुछ है। अब आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? माँ जी से क्या कहूँ? ये रोकर काम नहीं चलेगा निशा भाभी, आप चलिए मेरे साथ, मेरे घर चलिए। ये सड़क पर रहना ठीक नहीं। बबलू उसे अपने साथ घर ले जाता है। फिर निशा अपनी सास को फोन करके सारी बात बताती है। उस नास पिटे की इतनी हिम्मत? बहू तू चिंता न कर, मैं कल ही नेहा और मोती के साथ गाड़ी करके मुंबई आती हूँ, फिर जैसा मैं कहूँ वैसा करना। अगले दिन जानकी अपनी पोती और कुत्ते को लेकर मुंबई आ जाती है। साथ ही वो अपने साथ पैसे भी लाई थी, जिसके बाद जानकी निशा को एक प्लान बताती है। जिसके बाद वो अर्जुन के घर के सामने ही एक फ्लैट किराए पर लेकर उसमें रहने लगते हैं। अगले दिन, माँ तुम यहाँ? नास पिटे, तुझे शर्म नहीं आई ये सब हरकतें करते हुए? पूरे खानदान का नाम डुबो दिया। माँ वो... चुप कर, बेशर्म कहीं का। तभी अंदर से नेहा बाहर आती है और अपने पापा के गले लग जाती है। पापा पापा। नेहा मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई। तभी शालिनी, अर्जुन, ये सब ना ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं हमें दूर करने के लिए। अगर तुम इनके पास गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अर्जुन अपनी बेटी और माँ को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। हाय, कैसी छिपकली है ये, जो एक माँ को उसके बेटे और बेटी से उसके पिता को नहीं मिलने दे रही। लगता है इस शहरी तितली की अकल ठिकाने लगानी ही होगी। वो कैसे माँ जी? बताती हूँ, लेकिन पहले मुझे तेरा हुलिया ठीक करना होगा। चल मेरे साथ।
जानकी निशा को पार्लर ले जाती है जहाँ उसका मेकओवर होता है, जिसके बाद तो निशा गांव की जगह शहर की मॉडर्न लड़की लगने लगती है। फिर जानकी बबलू को बुलाकर निशा की कुछ फोटो अर्जुन जिस कंपनी में काम करता था उस एजेंसी में पहुँचाती है, जहाँ की ओनर को उसकी फोटो पसंद आ जाती है और अगले दिन उसे फोटो शूट के लिए बुला लिया जाता है। अर्जुन निशा का ये रूप देखकर हैरान रह जाता है। ये सब क्या है निशा? क्यों, जब शालिनी ये सब करती थी तो तुम्हें बड़ी अच्छी लगती थी, मुझे शूट के लिए देरी हो रही है। अर्जुन चुप रह जाता है। घर आकर निशा सारी बात अपनी सास को बताती है। माँ जी, सच में उनका चेहरा देखने लायक था, कितना गुस्सा हो रहे थे मुझे मॉडर्न कपड़ों में देखकर। इसका मतलब उसके मन में अभी भी तेरे लिए प्यार है और अब हमें शालिनी के लिए जो उसके मन में प्यार है उसे बाहर निकालना होगा, तभी तेरा प्यार उसे दिखेगा। अब देख मैं क्या क्या करती हूँ। अब अगले दिन वो अपनी नई चाल चलती है। फिर छुट्टी वाले दिन अर्जुन के घर की घंटी बजती है। बेटा, तेरी उस गांव वाली बीवी ने हमें धक्के मार कर निकाल दिया है, कहती है अब मैं तुम्हारा बोझ क्यों उठाऊं, इसीलिए उसने मोती और नेहा के साथ मुझे भी घर से निकाल दिया है। माँ, अभी मैं जिंदा हूँ, आज से तुम यहीं हमारे साथ रहोगी। लेकिन अर्जुन हमारे साथ? हाँ जाओ शालिनी, माँ को उनका कमरा दिखाओ। उन तीनों के आने से अब शालिनी को प्रॉब्लम होने लगती है। अरे शहरी वाली बहू, मुझे नाश्ते में ये पास्ता पिज्जा अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए तो तू रोटी सब्जी बना दे। और मेरे लिए दलिया, मुझे दलिया खाना है। अच्छा ठीक है, और सुन, 2 रोटी इस मोती के लिए भी बना देना। ये सब सुनकर वो चुप हो गई। अब अर्जुन के ऑफिस जाते ही कभी जानकी देवी उसे पैर दबाने के लिए कहती तो कभी अपना सिर, ताकि वो परेशान हो जाए। और जब अर्जुन घर आता तो खुद घर का कामकाज करने लगती। माँ, ये सब तुम क्यों कर रही हो? बेटा, इस शहरी बहू ने कहा यार रहना है तो काम कर। शालिनी, ये सब क्या है? तुमने माँ और नेहा से काम करने को कहा। हाँ तो क्या हो गया? हद करती हो तुम शालिनी, आज तक निशा ने इनसे कभी काम नहीं लिया और तुम 10 दिन में ही इनसे काम करवाने लगी। निशा निशा निशा, अब तो तुम्हें वही अच्छी लगती है ना, मॉडर्न जो बन गई है। और वैसे भी सच कहूँ तो मेरा भी तुमसे मन भर गया है और अब मैं भी तुम्हारी माँ, बच्ची और कुत्ते की सेवा नहीं कर सकती। ऐसे तो मेरी जिंदगी झंड हो गई। तभी शालिनी रोहन नाम के लड़के को फोन करती है जो उसका नया बॉयफ्रेंड होता है। अब वो अपना सूटकेस लेकर उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। अब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो निशा से माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसके साथ उसके घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। रामपुर गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अजय था, छोटे भाई का नाम विजय। अजय की शादी राधिका के साथ हो चुकी थी और विजय की शादी की तैयारी चल रही थी। भैया, माँ बाप के गुजर जाने के बाद आपने ही मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। आज मेरी शादी भी करा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बड़ा हो गया तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है विजय। बात दरअसल ये है कि अजय एक बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर था। वहीं विजय नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसे अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी, इसलिए वो छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था, जिस वजह से सारा खर्चा अजय को ही उठाना पड़ता था। अजय की पत्नी राधिका ने उसे भड़का दिया। आपने बहुत अच्छा किया कि विजय की शादी तय कर दी, आप अकेले कब तक उसका खर्चा झेलते रहेंगे? हाँ, इसी वजह से तो मैं उसकी शादी कर रहा हूँ जल्दी। इस तरह कुछ ही दिनों बाद विजय की शादी हो गई और उसकी बीवी मोहिनी अपने ससुराल आ गई। पहले दिन तो उसने अकेले ही सबके लिए खाना बनाया। सभी को उसका खाना बहुत पसंद आया, इस वजह से उसकी जेठानी उससे चिढ़ने लगी। मोहिनी ने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। आपने बिल्कुल सही कहा भैया। आप लोग मोहिनी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? खैर, खाना खाने के बाद दोनों भाई अपने अपने कमरे में चले गए। राधिका ने अपने पति से कहा, देखिए कल सुबह होते ही बंटवारा कर दीजिए। अब हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ, सुबह होते ही बंटवारा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विजय अपनी पत्नी मोहिनी से प्यार भरी बातें कर रहा था। विजय, आपके परिवार में तो बहुत प्यार है, सभी एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं, ऐसे ही हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मोहिनी, मेरे भैया भाभी इस दुनिया के सबसे अच्छे भैया भाभी हैं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उन दोनों ने ही तो मुझे माँ बाप का प्यार दिया है। उन्होंने मेरा बचपन से सारा खर्चा उठाया है, इसीलिए मैं जल्दी कामयाब होकर खूब कमाऊंगा और अपने भैया भाभी की भी मदद कर पाऊंगा। लेकिन विजय को ये पता नहीं था कि उसके भैया भाभी अगली सुबह ही उन्हें अलग कर देने वाले हैं। विजय, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब हमारी जिंदगी अलग और तुम्हारी जिंदगी अलग। इसका ये मतलब नहीं कि हम दोनों आपस में बात नहीं करेंगे। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि हम लोग अब इस घर का बंटवारा कर लेते हैं, ताकि फ्रीडम के साथ तुम भी रहो अपनी बीवी के साथ और फ्रीडम के साथ मैं भी रह पाऊँ। विजय अपने भाई को पिता मानता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विजय उससे इस तरह की बात कभी करेगा। भैया, बचपन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी के सभी फैसले आपने ही लिए हैं, तो आपका ये फैसला भी मुझे मंजूर है। उसी दिन उस घर का आधा आधा बंटवारा हो गया। आज पहली बार मुझे इस घर में आजादी महसूस हो रही है। अब हमारा जब मन करेगा तब बाहर घूमने चले जाएंगे, जब मन करेगा तब घर पर ही खाना बना लिया करेंगे। सही कह रही हो राधिका, मुझे भी बहुत आजादी महसूस हो रही है आज। वहीं दूसरी तरफ विजय और मोहिनी भी खाना बनाने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि अब रात हो गई थी। मोहिनी, मैं तो एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कई कंपनियों में अप्लाई भी किया, लेकिन अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। मेरी पेमेंट भी अभी नहीं मिली, मेरी जेब में 1 भी रुपया नहीं है। मैं दुकान जाकर कुछ उधार राशन ले आता हूँ। नहीं, आप दोनों भाइयों की बहुत इज्जत है इस गांव में, मैंने देखा है। अगर आप उधार लेने जाओगे तो गांव वाले तो यही सोचेंगे ना कि बंटवारा होते ही दोनों भाइयों की औकात पता चल गई, सबको लगेगा कि तुम नल्ले हो। मोहिनी, मेरी जिंदगी में इतना बदलाव हो जाएगा,
मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पता नहीं भैया हमसे अलग क्यों हो गए, लेकिन तुम्हारे रूप में मुझे एक बहुत मजबूत सहारा मिला है। खैर ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज गांव की कुछ औरतों ने राधिका के सामने मोहिनी की तारीफ कर दी। राधिका कुछ भी कहो, लेकिन मोहिनी के हाथ में जो जादू है ना, वो तुम्हारे हाथों में थोड़ा कम है। अगर ऐसी बात है तो पूरे गांव में एक भंडारा रख लेते हैं। उसमें मैं भी खाना बनाऊंगी पूरे गांव के लिए और मोहिनी भी पूरे गांव के लिए खाना बनाएगी। देखते हैं गांव वालों को किसका खाना पसंद आता है। ठीक है राधिका, सबसे पहले तो मैं ये बात मोहिनी को जाकर बताती हूँ और उसके बाद अगर वो मान गई तो पूरे गांव में जाकर बता देती हूँ। उसके बाद राधिका ने सोचा विजय के पास इतना पैसा ही नहीं कि वो पूरे गांव को भंडारा खिला सके। अब देखना, या तो विजय मना कर देगा या तो उन लोगों की बेइज्जती हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उस औरत ने मोहिनी और विजय के सामने भंडारा वाली बात रख दी। मोहिनी तुरंत मान गई। अगर ऐसी बात है तो मैं भी भंडारा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 2 दिन का समय दीजिए। ठीक है मोहिनी, मैं गांव वालों को बता देती हूँ कि सबको मोहिनी के हाथों का स्वादिष्ट खाना 2 दिन बाद खाने को मिलेगा। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। मोहिनी, तुम पूरे गांव को भंडारा खिलाने के लिए कैसे मान गई? तुम्हें पता है ना कि हमारी हालत कैसी चल रही है। हम खुद अपने लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, पूरे गांव को खाना कैसे खिलाएंगे? हो सकता है ऊपर वाला हमसे कोई परीक्षा ले रहा हो। अब चाहे कुछ भी करना पड़े, 2 दिन बाद भंडारा तो होकर रहेगा। मैं आपको पूरा प्लान समझाती हूँ कि खाने का इंतजाम कैसे होगा। जिस दिन भंडारा होना था उसके एक दिन पहले रात के करीब 9 बजे के आसपास मोहिनी और विजय अपने घर में ताला लगाकर गांव से बाहर चले गए। उन लोगों ने रात 12 बजे तक कई गांव में भीख मांगकर ढेर सारा खाना और फल इकट्ठा कर लिया। राधिका ने उन दोनों को बाहर जाते देख लिया। कल भंडारा है और ये दोनों ताला बंद करके चले गए। अपनी बेइज्जती होने से डर गए होंगे। अब तो मैं अकेले ही गाँव वालों को भंडारा करूंगी और इन दोनों की बेइज्जती हो जाएगी। ये दोनों अब कभी गाँव लौट कर नहीं आ पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी और विजय। मोहिनी, हमारे पास तो ढेर सारा खाना इकट्ठा हो गया, इसमें तो पूरा गांव का भंडारा आराम से हो जाएगा। लेकिन ये खाना तो बासी है ना, हम गांव वालों को बासी खाना खिलाएंगे क्या? देखिए, सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं और सुबह होते ही भंडारा शुरू करना है हमें। तब तक ये जितने भी फल हैं, इन सभी फलों को काटकर आप रायता बना लीजिए। तब तक मैं इन सभी रोटियों को देसी घी में फ्राई करके तिकोने आकार की बना लेती हूँ। इन सब्जियों में अपना अलग तरीके का मसाला और तड़का डालकर ताजी ताजी सुबह सुबह ही बना लूंगी। तुम्हारा प्लान तो ठीक है मोहिनी, लेकिन याद रखना लोगों को पता न चले कि हम उन्हें बासी खाना खिला रहे हैं। रात भर मोहिनी ने उस खाने से कई तरह की नई नई डिशेस बनाई। उसने कम से कम 56 तरह के पकवान सिर्फ इतने खाने में बना लिए। धीरे धीरे सुबह हो गई। वाह मोहिनी, ये रंग बिरंगा खाना देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये खाना बासी है। तो इस तरह थोड़ी देर बाद गांव में भंडारा शुरू हो गया। एक तरफ था राधिका और अजय का ताजा खाना, वहीं दूसरी तरफ था मोहिनी और विजय का बासी खाना। कुछ लोग राधिका का खाना खाने लगे और कुछ लोग मोहिनी का। लेकिन कुछ लोगों ने जैसे ही मोहिनी का खाना खाना शुरू किया, वैसे ही वो लोग चिल्लाने लगे। अरे गाँव वालों, वैसा खाना तो तुम लोग हर वक्त खाते ही रहते हो। जरा इधर आओ, मोहिनी बिटिया ने देखो कितना अलग खाना बनाया है। लगता है किसी दूसरे देश की डिश है ये। देखने में भी सबसे अलग है ये खाना। जल्दी जल्दी सब लोग इधर आ जाओ। धीरे धीरे राधिका के स्टॉल से सभी लोग मोहिनी के स्टॉल पर आ गए और पूरे गांव ने उस दिन सिर्फ मोहिनी का ही खाना खाया। राधिका का सारा खाना बच गया। मोहिनी बिटिया, ऐसा भंडारा तुम रोज किया करो। ये खाना इतना स्वादिष्ट है कि लोग आपके गुलाम बन जाएंगे। हाँ, तो इस तरह अहंकार की वजह से राधिका का ताजा खाना हार गया, वहीं मोहिनी का बासी खाना जीत गया। कुछ महीनों बाद अजय और मोहिनी ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठा किए और अपना ढाबा खोल लिया, जो कि बहुत अच्छे से चलने भी लगा।